हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत कॉमन जो डिसऑर्डर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसको मिर्गी और इंग्लिश में कन्वर्जेंस या एपिलेप्सी ऐसा बोला जाता है। तो बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। बच्चों में भी पाई जाती है या बुजुर्गों में, यंग अडल्ट्स में भी ये बीमारी को देखा जाता है। तो कौन से कारण है इसके और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो एपिलेप्सी है तो वो किसी भी एज में हो सकती है। एजेस वाइज उसके कारण डिफरेंट होते हैं। तो अगर साधारणतः अगर बच्चों में अगर देखा जाए तो जनरली बर्थ के टाइम पे अगर ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो गया हो तो भी उसको हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी ऐसा बोला जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बुजुर्गों में भी अगर स्ट्रोक हो गया हो, हाइपरटेंसिव स्ट्रोक अगर हो गया हो, तो उसके कारण भी पेशेंट को एपिलेप्सी देखने को मिलती है। कई पेशेंट को ब्रेन को अगर इंजरी हो गई हो, अगर किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया है और ब्रेन को इंजरी हो गई, सर को चोट लगी हो, तो उसके बाद भी एपिलेप्सी का दौरा आना चालू हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि इन्फेक्शन से एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें कि ट्यूबरकुलोसिस ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। वो अगर ट्यूबरकुलोसिस अगर ब्रेन का हो गया हो तो वहाँ पे एपिलेप्सी आना चालू हो सकता है। एक दूसरा एक कारण है जिसको सिस्टिसर्कोसिस बोला जाता है, या यहाँ पे अगर पेशेंट ने अनहाइजीनिक अगर फूड खा लिया हो तो उसमें से जो पैरासाइट होता है वो अंदर जाके वहाँ पे ब्रेन में अगर इन्वेड करता हो तो वहाँ पे वो स्पेस बना लेता है। उसकी वजह से भी मिर्गी का दौरा आना चालू हो सकता है। तो मिर्गी का दौरा क्यों आता है, कारण हमने देखे। इंटरनली जो हमारे जो ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, अगर न्यूरॉन्स में जो न्यूरॉन्स का काम होता है कि इंफॉर्मेशन यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करना, अगर उस ट्रांसमिट करते समय वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो जनरेट करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर बढ़ जाए तो उस टाइम पे मिर्गी का झटका आने लगता है। तो जनरली वो न्यूरॉन्स का डिजीज है। कारण हमने देखे क्या है, बहुत सारे पेशेंट को जब कन्वर्जेंस आने अगर शुरू हो रहे हैं तो उसको पहले कुछ ऐसा सभी पेशेंट को नहीं होता, लेकिन बहुत सारे पेशेंट को ऐसा देखा जाता है कि उसको कुछ स्मेल्स आने लगते हैं, कुछ ऐसा का आवाजें भी आने लगते हैं कई पेशेंट को, जिसको हेलुसिनेशन हम बोलते हैं ओरल फेज में। यहाँ पे कन्वर्जेंस आने से पहले, ड्यूरिंग कन्वर्जन बहुत सारे पेशेंट को बहुत सारे टाइप के कन्वर्जेंस होते हैं। कई सारे पेशेंट को हाथ में से चालू हो जाता है, हाथ में ऐसा ट्रेम्बलिंग चालू हो जाता है, बाद में पूरे शरीर में आता है, रीढ़ की हड्डी में ये होती है। बहुत सारे पेशेंट में अगर बच्चे में अगर देखें, जिसको एब्सेंस सीजर बोलते हैं, वहाँ पे वो सुन बैठे रहते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं होती। जो कॉन्शियसनेस लेवल होती है, मतलब आजू बाजू में क्या चल रहा है उसको उनको जानकारी नहीं होती, वो थोड़ी देर तक बहुत शांत हो जाते हैं, इसको एब्सेंस सीजर बोलते हैं। और उसके बाद का जो फेज होता है जिसको पोस्ट इक्टल फेज बोलते हैं। तो पोस्ट इक्टल फेज में जिन पेशेंट को टोनिक क्लोनिक स्पाज्म आ गए हो बॉडी में, तो वो इनवॉलंटरी उसमें पेशाब आना चालू हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं होता, स्टूल्स आने लगते हैं, वो डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली पोस्ट ओरल फेज में, पोस्ट इक्टल फेज में। तो वो बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट के। तो हम एपिलेप्सी के पेशेंट को, अगर किसी को एपिलेप्सी हो रही हो और किसी पेशेंट को अगर एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, तो हम कौन सी चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन अगर पेशेंट को एपिलेप्सी हो रही हो तो डरने का कोई बात नहीं, तो आप वहाँ पे जाए। सबसे पहले ये देखना है कि उसका जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है श्वास की, वो इंटैक्ट रहे, उसको एक साइड हम लेटे, तो रेस्पिरेशन प्रॉपर रखना चाहिए। नंबर 2, जो पेशेंट को एपिलेप्सी है उन पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि
वो जो है अपनी जो नींद है वो प्रॉपर 8 या 9 घंटे की नींद रखे, मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो कम करे, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ड्राइविंग ना करे सबसे पहले, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जहाँ पे फायर है, फायर वर्क होते हैं, वो ऐसे टाइप के वर्क ना करे जिसको अगर आपको एपिलेप्सी का अटैक आता है तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम में फंस जाए। या बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, मजदूर होते हैं, तो उनको खास करके इस चीज का ध्यान रखना है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो एपिलेप्सी यानी मिर्गी को बढ़ाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन। अगर मानसिक तनाव आपको है तो वो एपिलेप्सी को बढ़ा देगा। दूसरी चीज है जिसको ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट को एक मानसिक तरह का एक कंपल्शन होता है कि वो कंटिन्यू कुछ चीजें रिपीटेडली करते हैं, जिसको रिपीटेड बिहेवियर बोला जाता है। तो वो भी चीज एपिलेप्सी को अराउज कर सकती है। उसके बाद बच्चों में एक बीमारी है, दो बीमारी है, जिसको ऑटिज्म या एडीएचडी, ऑटिज्म और एडीएचडी है। ऑटिज्म में बहुत सारे पेशेंट अफेक्टेड है। ऑटिज्म में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनमें मिर्गी का झटके आना बहुत कॉमन है। जो एडीएचडी वाले भी है उनमें भी एपिलेप्सी का बहुत कॉमन होते हैं। एपिलेप्सी आना, मिर्गी के झटके आना को बहुत कॉमन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मेडिसिन को लेके है। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि जो मेडिसिन बच्चे स्पेशली वो ले रहे हैं, तो उस टाइम उनका जो एज होता है तो वो ब्रेन को एक्टिव रखने का होता है। क्योंकि एकेडमिकली अगर हम स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको बहुत साल से हम मेडिसिन दे रहे हैं एपिलेप्सी के, तो उस एपिलेप्सी के मेडिसिन क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन को वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं रखते, इनएक्टिव रखते हैं, मतलब शांत कूल करते हैं। और वो टाइम ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट होए वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। अगर एपिलेप्सी की मेडिसिन चालू है तो वो क्या होगा कि वो कंटिन्यू ड्राउजी रहेगा, मतलब उसका वो एक्टिव नहीं रहेंगे, शरीर बढ़ने लगेगा, वो ड्राउजी होते चले जाएंगे। तो उस टाइम हम क्या करें? तो डेफिनेटली उस टाइम होम्योपैथी आपको बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट का एक मेथड है। वहाँ पे अगर मेडिसिन लेते हैं तो पूरे जो एक्टिवनेस है पेशेंट का वो बढ़ जाता है। कुछ दिन के बाद जो एलोपैथिक मेडिसिन चालू है वो भी कम होने लगती है, और बाद में जो पेशेंट है कंप्लीटली होम्योपैथिकली हम ट्रीट करते हैं। कुछ साल के बाद वो भी बंद हो जाता है। तो होम्योपैथी जो है कुछ बिना साइड इफेक्ट किए पेशेंट को एपिलेप्सी से पूरा क्योर कर देता है। तो साधारणतः जो बच्चे हैं, बुजुर्गों में भी हम होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली। लेकिन खास तौर जो बच्चे हैं उनको होम्योपैथी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका जो एक्टिवनेस रहना, ब्रेन का एक्टिव होना, चिल्ड्रन, क्योंकि वो ब्रेन का डेवलपमेंट का एज होता है, तो उस टाइम उनका ब्रेन एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए अगर कुछ साल से अगर मेडिसिन ले रहे हैं, आपको कोई अच्छा सा उनमें सुधार नहीं दिख रहा हो, तो आप डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन लें, उसको आपको फायदा होगा डेफिनेटली। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।